नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। इसमें हमने साबित करना है कि ये वाली वैल्यू इक्वल है इसके, ठीक है। तो जरा अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट तो बेटा जरा यहां पर देखो R2 को, R2 में क्या दिख रहा है आपको 396, ये तीनों वैल्यूज में से 3 कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2 में से हमने 3 कॉमन लेना है, तो हमारे पास क्या है R2 में से हमने 3 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या है 3 बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1, 3 बाहर चला गया तो 3, 3 बाहर चला गया तो 2, याद है। अच्छा नेक्स्ट अब देखो बेटा C2 में से B3 कॉमन आ रहा है, 3 3 और 15 तीनों वैल्यूज में 3 कॉमन आ रहा है, तो वो भी हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2 मतलब सेकंड कॉलम में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 3 एक पहले का, दूसरा 3 यहां से कॉमन आ जाएगा तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 2 0 2 1, इसमें से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा 1 1 3 5 15, तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 9, हमारे पास 2 1 2 1 1 5 0 2 1, तो ये बेटा जी देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए थे, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, और ये क्या है, ये हमारी राइट साइड बन चुकी है। Hence both left hand side equal to right hand side। बेटा some students बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, और हमें प्रूव करना है कि इस पूरे का डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो ये आंसर है, ठीक है। अब बेटा आप इसको एक्सपैंड कर लोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बेहतर है कि अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज कर लें तो हमारी एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा इजी होगी। तो हम जरा इसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा, ये जो टारगेट है जरा इसको ऊपर देखो, तो लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है बेटा, इसका डिटरमिनेंट का आंसर ये आना चाहिए। अच्छा अब यहां पर जरा देखो, हमें आंसर जो चाहिए उसके अंदर 3a + l रिक्वायर्ड है, 3a + l हमें चाहिए, तो यहां पर हम रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब कैसे यूज कर रहा था देखिएगा बेटा, C1 और C2 और C3 मतलब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों को ऐड करना है, इनका जो आंसर आएगा वो आंसर ऐड करना है C1 में, ठीक हो गया। और फिर चेंजिंग किसमें आएगी, चेंजिंग आएगी पहले वाले में, मतलब C1 में हमने चेंजिंग लानी है, क्लियर है। तो जरा इस कॉलम ऑपरेशन को यूज करके हम देखते हैं क्या होगा। चेंज हमने किसमें लाना है, पहले वाले में, मतलब C1 में चेंज लाना है, C2 और C3 में कोई चेंज नहीं लाना, फिर हम C2 और C3 को एज इट इज उतार लेते हैं, C2 एज इट इज नोट कर लेते हैं, C3 भी एज इट इज नोट कर लेते हैं, अब हमने करना क्या है, C2 के एलिमेंट्स को मतलब इनको और C3 के एलिमेंट्स को मतलब इनको
इनको ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो C1 में ऐड कर देना है। तो जरा देखिएगा बेटा आंसर क्या आएगा, A प्लस L, ये C1 है, इसमें हमने क्या ऐड करना है वो से देखिएगा बेटा, C2 और C3 का पहला पहला एलिमेंट ऐड करो, जो आंसर आ जाएगा उसको C1 के पहले एलिमेंट में ऐड कर दो। ठीक है बेटा, वो करना C2 और C3 के पहले पहले एलिमेंट को ऐड करो, क्या आएगा A प्लस A, ऐड नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको ऐड करके जो आंसर आ रहा है उसको C1 के पहले एलिमेंट में ऐड कर दो। C1 का पहला एलिमेंट B है, इसमें हमने ऐड कर देना है इन दोनों का सम, तो A प्लस A कितना आ जाएगा 2A। ठीक हो जाएगा। अच्छा वो से बेटा ये जरा समझना आपने। ओके, अब हमने क्या करना है, C1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, वो है A। ये सेकंड एलिमेंट है, इसमें हमने ऐड करना है क्या, C2 और C3, इन दोनों के सेकंड एलिमेंट को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो किसमें ऐड करो, C1 में ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको C1 में ऐड कर दो। तो क्या आएगा जरा, इन दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, ऐड करो जरा, A प्लस L में ऐड करना है A, तो कितना आएगा A प्लस A 2A प्लस L। ठीक है बेटा, इन दोनों को ऐड करने से 2A प्लस L आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमने ऐड करना है C1 में। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, C1 का थर्ड एलिमेंट क्या है A। ठीक है, इसमें अब हमने क्या करना है, हमने C2 और C3 इनके थर्ड एलिमेंट को ऐड करना है, C2 और C3 इन दोनों के थर्ड एलिमेंट को ऐड करना है, और जो आंसर आएगा उसको C1 में ऐड करना है। ठीक है, C2 का थर्ड एलिमेंट, C3 का थर्ड एलिमेंट, इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आता है बेटा उसको C1 के थर्ड एलिमेंट में ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, A में ऐड किया A प्लस L, मतलब सेम ऐसे, तो कितना आ जाएगा A प्लस A 2A प्लस L। तो इन दोनों को ऐड करके C आ रहा है, अब इस आंसर को हमने C1 में ऐड कर देना है 2A प्लस L। ठीक है, बड़ा इजी काम है बेटा, ध्यान से बस करना है क्या, C2 और C3 इन दोनों के एलिमेंट्स को ऐड करो, जो आंसर आ जाएगा उसको C1 के एलिमेंट में ऐड करो। ठीक हो गया, C2 C3 इन दोनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको C1 के एलिमेंट में ऐड करो। ठीक है ना, इनके आंसर को किसमें ऐड करना है, C1 में ऐड करना है, और चेंज किसमें लाना है, C1 में चेंज। तो ये हमारे पास कितना बनेगा बेटा, आप इसको सॉल्व करो, 2A प्लस A कितना बनेगा 3A। ठीक है, 2A प्लस A 3A एज इट इज, साथ में डालेगा प्लस L, नीचे क्या आ रहा है A प्लस 2A 3A, साथ में क्या आ जाएगा प्लस L। अब उसके नीचे देखो A प्लस 2A 3A, ओके हो गया, 3A प्लस L, C2 C3 एज इट इज उतार दो। अब बेटा जरा गौर करें, C1 के तमाम एलिमेंट सेम है, C1 के तमाम एलिमेंट सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन 3A प्लस L फ्रॉम C1। बेटा फर्स्ट कॉलम में से हमने 3A प्लस L कॉमन लेने लगे, तो हमारे पास क्या आएगा जरा देखिएगा, A प्लस L बाहर आ गया तो इसकी जगह पर बचा 1, यहां से भी बाहर आ गया इसकी जगह पर बचा 1, और यहां से भी बाहर आ गया कॉमन तो इसकी जगह पर क्या आ गया 1। ठीक है,
तो नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगे। अब आप बेटा देखो 3a प्लस एल आ चुका है हमारे पास, अब क्या चाहिए एल स्क्वायर। अब बेटा अगर आप इसका डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर दो तब भी ठीक है, अगर यहां पर आप रो ऑपरेशन यूज करके इसको जीरो बना लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। वो कैसे होगा तो उसको देखते हैं। इधर हम रो ऑपरेशन यूज करते हैं थोड़ा, और कौन कौन से रो ऑपरेशन यूज करते हैं, R2 में से माइनस करते हैं R1, ठीक है। सेकंड रो में से माइनस करते हैं फर्स्ट रो, और जो आंसर आना है वो चेंज लाना है इसमें, चेंज इसमें आएगा जो पहले लिखा था उसमें, ठीक है। इसी तरह R3 में से माइनस करते हैं R1 और चेंज इसमें लाना है R3 में, तो हमारे पास क्या बनेगा उसका वो देखते हैं। देखो यहां पर चेंज R2 में आ रहा है, यहां पर चेंज R3 में आ रहा है, R1 में कोई चेंज नहीं है, तो बेटा R1 एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या करना है जरा इसकी बात करते हैं। R2 में से माइनस करना है R1, ये R2 का पहला एलिमेंट है, इसमें से माइनस करना है R1, ठीक है। ये R2 का दूसरा एलिमेंट है, इसमें से माइनस करना है R1, ये R3 का तीसरा एलिमेंट है, इसमें से माइनस करना है R1, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन यूज करिए, R2 में से R1 माइनस किया और चेंज किसका R2 में। अब नीचे वाला ऑपरेशन यूज करते हैं, R3 में से माइनस करते हैं R1, R3 का पहला एलिमेंट 1 है, इसमें से माइनस करते हैं R3, ये पूरा R3 है, R3 में से माइनस करते हैं R1, तो पहले में से पहला माइनस करते हैं, दूसरे में से दूसरा माइनस करेंगे, और R3 के तीसरे एलिमेंट में से तीसरा माइनस करेंगे, ठीक हो गया। अब ये जो हमने ऑपरेशन यूज किया इसका फायदा क्या होगा जरा देखिएगा बेटा इस स्टेप में। फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस 1 0, ठीक हो गया। जहां से क्या आएगा माइनस का a प्लस का a कैंसिल, क्या बचा l, जहां से a माइनस a ये भी 0, नीचे 1 माइनस 1 ये भी 0, a माइनस a ये भी 0, जहां से बेटा ये माइनस का a प्लस का a ये भी कैंसिल, तो कितना बचा l। अब बेटा ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। अब हम इसके डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देते हैं बाय c1, c1 से एक्सपैंड करते हैं, तो वो कैसे करते थे आपको याद होगा, बताया था मैंने। एक्सपैंड बेटा हम कहीं से भी कर सकते हैं, R1 R2 R3, जहां पर C1 C2 C3 कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। मैं एक्सपैंड कर रहा हूं तो C1 से, तो C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, तो मैंने क्या बोला था इस पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाली रो छोड़ दो, ये वाला कॉलम छोड़ दो। पहला एलिमेंट 1 है, इस 1 की 1 लिखेंगे और पहले एलिमेंट के साथ प्लस आएगा खुद आएगा, तो 1 वाली रो छोड़ दी, 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, बाकी जो बच गए 4 उनको लिख देता। ठीक है। अब C1 का पहला एलिमेंट लिख दिया, अब C1 का हम दूसरा एलिमेंट लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है 0, ये दूसरा एलिमेंट है, तो दूसरे एलिमेंट के साथ
जीरो की बात कर रहे हैं तो जीरो वाली रो छोड़ दी, जीरो वाला कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 एलिमेंट्स। अब बेटा जरा गौर करना, इसका जो भी आंसर आए, जो भी नंबर आए, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यकीनन जीरो आ जाएगा। तो फिर अगर मैं ये ना लिखूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फिर हम ऐसा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई कर जीरो कर देगा। ओके हो गया, दूसरा एलिमेंट भी हो गया। अब बात करते हैं तीसरा एलिमेंट, लास्ट वाला। और तीसरे एलिमेंट के साथ बेटा फार्मूले का प्लस आता है, और तीसरा एलिमेंट जीरो है, तो अगेन यहां पर भी क्या होगा, ये वाली रो छोड़ दे, वाला कॉलम छोड़ दे, ये 4 बचेंगे, ये 4 लिखेंगे, वो जीरो से मल्टीप्लाई करके अगेन जीरो हो जाएगा, तो हमें ये जीरो की एज इट इज रहने दो, आगे की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने जीरो बनाया था इस रो ऑपरेशन की मदद से, इसका फायदा ये हुआ कि 3/3 वाला डिटरमिनेंट सिंपलीफाई हो गया, सिर्फ एक बच गया, बाकी ऑटोमेटिकली जीरो हो गया, ठीक है। तो ये रो ऑपरेशन का फायदा हो गया, जो हमने इनको जीरो कहा। अब इस पूरे के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे डिटरमिनेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 3a + l, वो ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आगे क्या बनेगा हमारे पास, जरा इधर देख लेते हैं इसको, बस क्वेश्चन एंड हो गया है ऑलमोस्ट। 3a + l, अब बेटा 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जरा इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो कैसे करते थे, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो l से मल्टीप्लाई किया l², फिर माइनस फॉर्मूले का, और फिर क्या करते हैं, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 0 0 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आगे क्या है, 0 जमा माइनस करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात खत्म। तो क्या आ गया बेटा, 3a + l, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, l² - 0 मतलब l², इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, l² आ जाएगा। तो बेटा यही हमारी राइट हैंड साइड थी, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इसको एक्सपैंड कर देंगे तब भी ये राइट साइड आ जाएगी, पर इसकी एक्सपेंशन थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। अगर हम रो ऑपरेशन यूज कर लेंगे तो बेटा इसकी एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएगी, एक छोटा सा काम होगा एक्सपैंड। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास बेटा, और इसमें ये हमारी रेफरेंस साइड है, ये डिटरमिनेंट है, हमें साबित करना है कि इसको सॉल्व करने से ये आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली चीज इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा, एक तो चीज की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे फिर आपको अंदाजा होगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो जरा यहां पर आप गौर करो, इस कॉलम में आपको x दिख रहा है, लेकिन यहां पर yz है, x नहीं है। इधर आपको y दिख रहा है, लेकिन इधर zx है, y नहीं है। यहां पर आपको z दिख रहा है, लेकिन इधर x y है, z नहीं है, ठीक है ना। मतलब देखो जरा, अगर मैं इनकी बात करूं, और इनकी बात करूं, इनमें फर्क तो आ रहा है ना, ऊपर x है नीचे x है, ऊपर y है नीचे y है, ऊपर z है नीचे z है। ओके, हम यहां पर कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई c1, ये जो c1 कॉलम 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई c1 बाय x, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, एंड c3 बाय z। गौर से बेटा देखना है, एक ये काम करना है हमने, ठीक है, एक हमने ये काम करना है, और एक हमने ये काम करना है, 3 काम करना है। c1 को x के साथ, c2 को y के साथ, c3 को z के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। c1 को x के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि बेटा ऊपर x है नीचे x नहीं है, तो x की कमी को पूरा करने के लिए। c2 को y के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर y है नीचे y नहीं है। c3 को z के साथ, क्योंकि ऊपर z है नीचे z है। तो जरा आप ये देखते हैं हमारे पास से मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी।
देखो बेटा C1 ये जो कॉलम 1 है पूरा का पूरा कॉलम, इस कॉलम को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। इस पूरे कॉलम को C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। तो हमारे पास क्या होगा, x1 से मल्टीप्लाई किया x हो जाएगा, ठीक है, x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ जब x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x y 0। ओके, हमने क्या किया, हमने C1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया। और बेटा आपको याद होगा मैथ के रूल्स के बारे में कि जब हम खुद से किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया जाता है। तो मतलब अगर हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हम x के साथ डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y के साथ। ये C2 है, C2 को y से मल्टीप्लाई करें तो y 1 से मल्टीप्लाई करें y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, और y को जब zx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y z, यही आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट रहेगा C3 को z से मल्टीप्लाई करो, ये जो C3 है इसको z से मल्टीप्लाई करो तो z1 से अच्छा उससे पहले हमने C2 को y से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए y से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, अब हमने ये काम करना, C3 को z से मल्टीप्लाई, C3 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z1 से मल्टीप्लाई होके z से मल्टीप्लाई होके z स्क्वायर, और z को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y z, याद रखना, ठीक है। तो हमने C3 को z से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हमें z से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये टारगेट है, इसको आपने माइंड में रखना है। तो अब जरा देखो ये जो R3 है, R3 में सेम वैल्यू आपको दिख रही है xyz, इसको हम कॉमन लेंगे। टेकिंग कॉमन xyz बाय R3 में से xyz कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बेटा ये xyz तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है, xyz बाहर आ गया तो फिर इन तीनों की जगह पर क्या आएगा, 1 1, ठीक है, जहां से xyz से कैंसिल। अब ये जो डिटरमिनेंट आ रहा है और ये जो हमारा टारगेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर आपको एक रो चाहिए जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 हो, तो है ना, फिर एक रो चाहिए जिसमें एक x और y हो 0, वो भी है आपके पास x और z, फिर एक रो चाहिए जिसमें आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हो, वो भी है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। लेकिन फर्क किस चीज का है, पोजीशन का है। ये 1 वाली रो इधर टारगेट में फर्स्ट रो है लेकिन हमारे पास थर्ड रो है, तो हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज R2 क्या लिखा, इंटरचेंज R2 एंड R3, मतलब R2 सेकंड रो और R3 थर्ड रो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो। फर्स्ट रो आ गई, थर्ड रो को सेकंड रो बना दो और सेकंड रो को थर्ड रो बना दो, ठीक है। हमने R2 R3 को इंटरचेंज कर दिया। और बेटा अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज याद हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट में कोई सी भी दो रोज को या फिर कोई से भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो साथ में माइनस का साइन आता है। ये आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। अच्छा नेक्स्ट हमने क्या करना बेटा, अब हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर देना।
R2 और R1 इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना है। हमारे पास क्या है, R3 एज इट इज थी, R1 को हम R2 बना देंगे, ठीक है, और R2 को हम R1 बना देंगे। ठीक हो गया। हमने क्या किया, और ये जो बाहर माइनस था वो हमारा एज इट इज आ गया। हमने क्या किया, अब हमने बेटा R2 और R3 को आपस, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, तो अगेन हमने दो रोज को इंटरचेंज किया। तो जब रो को चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो डिटरमिनेंट के बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो बेटा ये माइनस एक तो पहले जब चेंजिंग की तो माइनस आया, अब दोबारा चेंजिंग में फिर एक और माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये तो खत्म हो गया, फिर मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत होती। तो ये आंसर आ गया। क्या ये आंसर गोइंग है जो हमारा टारगेट था, देखो सेम आंसर आ गया। इसका मतलब ये हमारी क्या आ गई है, ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है। पॉइंट पे लिख दिया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बेटा। इजी है, इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 है, और ये डिटरमिनेंट है। इसको सॉल्व करके ये हमने आंसर लाना है। ठीक है ना, ये आंसर है, ये टारगेट है, ये लंबा चौड़ा आंसर है, और क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है। एक्सपैंड करेंगे तो भी आएगा, इनको फैक्टर्स फॉर्म में आंसर नहीं निकलेगा, मुश्किल हो जाएगा फैक्टर्स। हम जरा सबसे पहले टारगेट देखो। टारगेट आपको क्या चाहिए, एक फैक्टर आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी। वो पता नहीं क्यों मुझे यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। मसलन कैसे बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर हम इस C1 के एलिमेंट को और C2 के एलिमेंट को ऐड करें तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। क्या वो चीज बन जाएगी? तो यही काम हम फिर यहां पर कर लेते हैं। क्या करते हैं, C1 में ऐड करते हैं C2, और चेंजिंग किसमें लानी है, पहले वाले में चेंजिंग लाते हैं C1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंजिंग किसमें लानी है, C1 में। C2 C3 में नहीं लानी, तो वो एज इट इज लिख देते हैं। तो जरा बेटा देखो, C1 में हमने ऐड करना है C2, तो क्या आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, अब सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं। हमने C1 में ऐड करना है C2, तो क्या आएगा, C प्लस a प्लस b, तो मतलब a प्लस b प्लस c। जैसे मर्जी लिखे ना, प्लस c करना आगे मुझे लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब अगेन थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं कि इसके थर्ड में ये वाला थर्ड ऐड करो, तो क्या है, सिंपल a प्लस b प्लस c, सिंपल है। ठीक हो गया। अब हमने देखो ये C1 को देखो, तो इसके तमाम एलिमेंट सेम है, तो इसको हम कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन। a प्लस b प्लस c फ्रॉम C1। C1 में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाहर चला गया, 1 इसकी जगह पे 1, इसकी जगह पे 1। ठीक है, C2 C3 आ सकता है। अब आगे बड़ा आसान है, हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये चीज मिल जाएगी, लेकिन एक्सपैंड करेंगे तो अगेन हमें लेंथी काम करना पड़ेगा। तो वही काम करना जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी एक्सपेंशन का स्टेप एक हो बस। तो यहाँ पर रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं। पहला
R2 में से माइनस करते हैं R1 और चेंजिंग किस में ले आते हैं, चेंजिंग ले आते हैं R2 में। फिर R3 में से माइनस करते हैं R1 और चेंजिंग लेंगे R3 में। तो हमारे पास क्या आएगा, जरा बोल से देखना बेटा। चेंजिंग किसमें आ गया, R2 में और R3 में। R1 में चेंजिंग नहीं आ रही तो R1 एज इट इज। अब क्या करना है, R2 में से माइनस करना है R1, ठीक है। ये R2 है, इसमें से माइनस करना है R1 को। तो देखो R2 में से माइनस करेंगे R1 तो 1 - 1 0, जरा डायरेक्ट लिखना, ठीक है। सेकंड एलिमेंट R2 में से माइनस करना है R1 तो क्या आ जाएगा B - A, ठीक है। R2 में से माइनस करना है R1 तो B² - A², ये आ गया हमारे पास। अब इस ऑपरेशन की बात करते हैं। R3 में से माइनस करना है R1, ये R3, इसमें से माइनस करना R1 को और आंसर किसमें लिखना है R3 में। तो देखो R3 में से माइनस करो R1 तो 1 - 1 0, R3 में से माइनस करना है R1 तो C - A, ठीक है। R3 में से थर्ड एलिमेंट की बात करेंगे ना, R3 में से माइनस करना है R1 तो क्या आएगा C² - A²। अब बेटा देखो ये 0 बन गया ना, तो अब हम C1 से एक्सपैंड कर लेते हैं और ये 0 हो जाएंगे, इनसे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं रहेगी, ये ऐसे 0 हो जाएगा। C1 से जरा एक्सपैंड करते हैं। ये तो ऐसे जैसे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। अभी पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे डिटरमिनेंट के साथ, तो उसको हम बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला हम बात कर रहे हैं C1 की, तो C1 में हमारा सबसे पहला एलिमेंट 1 आ रहा है, तो 1 की बात करेंगे। तो जब 1 की बात करेंगे तो 1 वाली रो छोड़ दी, 1 वाला कॉलम छोड़ देंगे, वैल्यूज बच गई हैं, इनको लिख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट की बात की तो फर्स्ट एलिमेंट वाली रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी। अब बात करते हैं सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट की बात करेंगे तो उसके साथ फॉर्मूले का 0 आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट देखो बेटा 0 है, तो 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट, तो C1 का थर्ड एलिमेंट क्या है 0, तो ये वाली रो छोड़ दी, वाला कॉलम छोड़ दिया, और थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस आता है। अब यहां पर थर्ड एलिमेंट 0 है, 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। बस हमें कोई इस तरह से इसको लिखने की, हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, हमें ऐसे डिटरमिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, देखो जरा 0 जमा करो माइनस करो, ये तो वैसे खत्म हो गया ना, 1 मल्टीप्लाई करो तो ये सब में बढ़ेगा, फिर क्या आएगा, अब इनको सिंपलीफाई करना बस। तो कैसे करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, B - A मल्टीप्लाई C² - A² के साथ। डायगोनल मल्टीप्लाई कर दिया, आगे माइनस फॉर्मूले का, और अब मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल को, मतलब C - A B² - A²। ठीक हो गया। अब जरा इसको हमें सिंपलीफाई करना है, तो जरा देखो इसको अपना
ये हमारा टारगेट था ऊपर, और टारगेट की निकालो आगे बाकी वाले से बनाना। इधर फॉर्मूला लगा देते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो क्या आएगा सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए। इधर भी फॉर्मूला लगा देते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बी प्लस ए बी माइनस सी। अब यहां पर जो सेम वैल्यूज है इनमें से वो कॉमन ले लेते हैं। देखो ये तीन वैल्यूज माइनस ये तीन वैल्यूज, इनमें से हमें कुछ सेम मिलेगा, वो कॉमन ले लेते हैं। सेम क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे चलेगा। और क्या कॉमन आ रहा है देखो जरा, c माइनस ए यहां पर भी यहां पर भी c माइनस ए कॉमन आ जाएगा। और क्या आएगा b माइनस ए यहां पर भी यहां पर भी b माइनस ए कॉमन आ। तो बेटा अभी तक हमने क्या क्या कॉमन लिया, हमने b माइनस ए c माइनस ए ये दो वैल्यूज कॉमन लिया। तो अंदर जो बचा उसको लिख लेते हैं। अंदर क्या बचा c प्लस ए माइनस b प्लस ए। ये हमारे पास अंदर बचा। अब बेटा ये माइनस का मल्टीप्लाई का साइन चेंज करेगा तो यहां पे डायरेक्ट कर देता, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो कुछ कट रहा है यहां पर, तो माइनस का a प्लस का a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया c माइनस b आ गया। अब ये आप गौर करें अगर टारगेट पर बुक से देख लें, इतना हिस्सा हमारा ओके है, हमें यही चाहिए था और आ गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये भी ओके है, c माइनस ए भी हमें रिक्वायर्ड था और वो भी हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास b माइनस ए है, पर हमें a माइनस बी चाहिए, हमें b माइनस ए नहीं चाहिए, हमें a माइनस बी चाहिए, ठीक है ना। सिमिलरली जरा यहां से देखो, ये हमारा पास c माइनस बी है, लेकिन हमें c माइनस बी नहीं, हमें b माइनस सी चाहिए। तो फर्क जो आ रहा है वो सिर्फ साइन का फर्क आ रहा है। इधर a माइनस बी चाहिए टारगेट में और इधर b माइनस सी चाहिए। तो हम ऐसा कर देते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। और आपको पता है जब माइनस कॉमन लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ वैल्यू का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो जरा इसको नीचे लिखते हैं, बेटा जरा इसमें से हम माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो इस वैल्यू का साइन क्या हो जाएगा चेंज। a जो है वो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और b जो है वो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया। लेकिन बेटा अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलत, क्यों? क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऐसे लिखने में लग रहा है कि ये आपस में माइनस हो रहा है, तो इससे हम बड़ी ब्रैकेट लाजमी में यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलर तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लो तो साइन चेंज हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें से भी हमने जब माइनस कॉमन लेना है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो b माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा और c प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, याद रखिएगा। और यहां पर हम ब्रैकेट क्लोज कर, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, ये चारों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा।
ठीक है। और जैसे ही प्लस होगा तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स बच रहे हैं, ये वाले 1 2 3 4, ये 4 फैक्टर्स बचे और यही हमारा टारगेट है, हमें आंसर में यही लाना था। तो ये बेटा जरा लेंथी क्वेश्चन है और इसको भी जरा अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी। ये जरा मैं, हाँ अब देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में से बेटा हमने माइनस कॉमन लिया था 2 फैक्टर्स में से, ताकि सेम टारगेट वाली वैल्यू बन जाए हमारी।